गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। हमारे साथ मौजूद हैं शशांक प्रताप सिंह। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। उन्हें रात भर एनसीबी के दफ्तर में वहां मौजूद सेल में अपनी रात गुजारनी पड़ी। आज रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल ले जाया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। 3 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद शाम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया। वहीं जमानत खारिज होने के बाद रिया को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब वो सेशंस कोर्ट जा सकती हैं जमानत के लिए। आज रात को यहाँ रहेगी, कल सवेरे जेल में जाएगी। उसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है और 22 तक रिमांड दिया है। रिया की गिरफ्तारी के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, ये वही हैं जिन्होंने रिया के बारे में बोला था कि उनकी औकात क्या है, उनसे बात की हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने। शायद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, रिया चक्रवर्ती पर बात करने के लिए। पांडे जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब उनको अरेस्ट कर लिया है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 14 जून को ये घटना हुई, तथाकथित आत्महत्या जो भी हो, वो तो अब सीबीआई जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। 14 जून को हुई, लेकिन एक बात आप गौर कीजिएगा, 20 जून तक ये मामला पूरी तरह से समाचार से बाहर था, हो गया था। एक सप्ताह के अंदर, चूंकि सबने मान लिया था कि ये स्वाभाविक आत्महत्या से मृत्यु हुई है, इसलिए एक सप्ताह के बाद ये मामला पूरी तरह से समाचार से बाहर था। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मुंबई के अंदर या मुंबई के बाहर पूरे देश में कहीं इसकी चर्चा नहीं थी। 20 के बाद ये बंद हो गया था। हंगामा तब मचा जब बिहार पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर लिया उनके पिता के बयान पर, और वहां से 4 पुलिस अधिकारियों की टीम गई मुंबई। तो वहां से अनुसंधान में सहयोग और बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस की आपस की गलतफहमी, कम्युनिकेशन गैप, फिर आईपीएस अफसर को भेजा जाना, उसको मध्य रात्रि में क्वारंटीन किया जाना, इस सब को लेकर के मुंबई पुलिस के खिलाफ एक माहौल बनता गया अविश्वास का। तो उसी क्रम में ये पूरा हंगामा हुआ और मामला यहां तक हो गया कि बिहार पुलिस को वापस लौटना पड़ा। मुंबई पुलिस ने अनुसंधान नहीं करने दिया। इस पर बहस भी होती रही कि बिहार पुलिस द्वारा एफआईआर करना लीगल था, इलीगल था, और अधिकांश लोग जो टीवी चैनल पर बहस में बैठते थे, मैं देखता था, सब लोगों की, अधिकांश लोगों की राय होती थी कि नहीं, मुंबई में घटना घटी है तो बिहार में एफआईआर नहीं हो सकता, तो बिहार पुलिस ने गलत काम किया है। अनुसंधान के लिए टीम भेजा, वो भी गलत है, और बिहार सरकार ने केस सीबीआई को रिफर किया, वो भी गलत है। लेकिन लोगों का इस बात पर ध्यान नहीं जाता था कि उस एफआईआर में मनी ट्रायल भी है और पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन लीगली, पार्शियल कॉज, ये टेक्निकल और लीगल बात बोल रहा हूं कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी है, क्योंकि सुशांत की फैमिली में केवल एक पिता बचे हैं, परिवार में और कोई नहीं है। वो नेचुरल हेयर होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं सुशांत की प्रॉपर्टी का, तो वो सफरर हैं, पीड़ित हैं, पटना में रहते हैं, तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी है। इसी आधार पर, अपनी छोटी सी समझ के आधार पर मैंने मुकदमा करने का आदेश दिया था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और हमारे स्टैंड को, और बताया बिहार पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, एफआईआर हो सकता है, और अनुसंधान के लिए टीम भेजा, वो भी गलत नहीं किया, वो ठीक ही किया। और केस जो रिफर हुआ यहां से सीबीआई को बिहार सरकार के द्वारा, उसमें भी कुछ अवैधानिक, असंवैधानिक, अनुचित, अनएथिकल, इमोरल कुछ भी नहीं था। ये तो अपहेल्ड हो चुका है। तो आज जो आप हमारा रिएक्शन पूछ रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती से मेरी कोई दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं है। ये 6 लोग प्राथमिकी के अभियुक्त बनाए गए थे, अभियुक्त, सस्पेक्ट नहीं। एफआईआर में उनको, यहां जो उनके पिता ने किया है उसमें अभियुक्त बनाया है, उसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य अभियुक्त थी, तो नाम उछला। उसके बाद उन्होंने सफाई देना भी शुरू किया। उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं है। उन्होंने खुद ही ट्वीट करके कहा सीबीआई इसकी जांच कर ले। बिहार पुलिस गई तो हमने कहा भाई सीबीआई यूबीआई छोड़ दीजिए, पहले हम ही के सामने अपनी बात आकर आप कह दीजिए, हमको कुछ सवाल करने हैं। वो नहीं आई। फिर मामला जब हमने देखा कि नहीं कर सकते हैं, तो बिहार सरकार ने हम लोगों के, हमारे अनुरोध पर इसको दे दिया सीबीआई को। तो जब सीबीआई को चला गया तो फिर वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए कि नहीं, सीबीआई इस केस को नहीं कर सकती, इसको तो मुंबई पुलिस ही करे। तो कुल मिलाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जब सीबीआई को अनुसंधान हो गया,
तो उस अनुसंधान के क्रम में ये डेवलपमेंट हुआ है। रिया चक्रवर्ती जी का ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए सुशांत की हत्या हुई, आत्महत्या हुई या जो हुआ, केस किस परिस्थिति में हुआ, क्यों हुआ और किसने क्या कहा, वो छोड़ दीजिए उस डिबेट को। अब केवल इतनी ही बात को काट करके देखिए कि अभी जो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है तो किस आधार पर हुई है? इस आधार पर हुई है कि ड्रग्स के कनेक्शन उनके साथ मिले हैं। काफी मेहनत किया एनसीबी के लोगों ने, पूछताछ किया, लिंक एस्टेब्लिश किया, उन्होंने खुद ही कबूल किया कि हाँ ड्रग हम मंगवाते थे। तो ड्रग का कनेक्शन और ड्रग की दुनिया से उनका चिरपरिचित होना और उनके संबंध का स्थापित होना ये दुनिया को पता चलता अगर हमने केस नहीं किया होता तो जितने इनोसेंट लोग ऊपर से दिखते हैं और इमोशनल होकर के ट्वीट करते हैं या अपना वीडियो बनाकर सत्य में जयते बोलते हैं, तो इतने इनोसेंट लोग होते तो नहीं है। कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो गया कि ये जब भी चलता है और बॉलीवुड में चलता ही है। तो हमारी ये प्रतिक्रिया है कि हमारी व्यक्तिगत न कोई खुशी है न व्यक्तिगत कोई इस बात का गम है। हमें इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे लोग एक्सपोज हो रहे हैं और सत्य उद्घाटित हो रहा है। गुप्तेश्वर जी, अब देखने को यह मिला है कि ये जो पूरा मामला चल रहा था इसी के दौरान अब एक एफआईआर दर्ज कर ली है रिया चक्रवर्ती की तरफ से हुई है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जिसमें उनका यह कहना है कि गलत तरीके से दवाई प्रिस्क्राइब की थी सुशांत सिंह राजपूत को, और उसमें वो लास्ट में एक और चीज कहती हैं कि ये दवाई खाने के 5 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। अब वो इस वजह से हुई या नहीं वो नहीं कह रही, लेकिन उनका एक लिंक ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि हम शुरू से कह रहे हैं, आप देखिए हम बिल्कुल हृदय से बोलते हैं इस बात को, आप समझिए। हम कोई बनावटी बोलते हैं, हम नकली आदमी ही नहीं है। हम तो झोरा बोरा लेकर गांव से स्कूल से पढ़ करके और यहां तक पहुंचे हैं संघर्ष करके। मेरे बाप दादा, मेरे पूरे खानदान में न कोई जज था, न कोई कलेक्टर था, न कोई एमपी था, कोई नेता था, न मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है। हम बहुत जमीन से निकले हुए किसान मजदूर के बेटे हैं। तो हम हृदय से बोलते हैं। एक बात हम कह रहे हैं कि अब बहुत सारी चीजें आएंगी धीरे 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 धीरे। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये इतना सिंपल मामला नहीं है। एक लाइफ में सक्सेसफुल आदमी, उसके पास नाम था, दौलत थी, शोहरत थी, गरीब का बेटा था, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से उठा था, उसके खाते में 15 करोड़ रुपए कम नहीं होते। हम जीवन भर नौकरी 35 साल करके रिटायर करेंगे तो हमको 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इस 34 साल की उम्र में जो लड़का इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कि 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में, प्रॉपर्टी भी उसके पास काफी थी, 150 करोड़ रुपए कमाए, नेम था, नौलत थी, दौलत थी, शोहरत थी, रिया जैसी उनकी मित्र थी, इस तरह के लोग। उस स्थिति में इतना बबलिंग एनर्जी वाला आदमी, हमेशा स्माइल करने वाला आदमी अचानक रात में फांसी के फंदे पर लटक जाता है तो बात थोड़ी पचती नहीं है। और उसके बाद जिस तरह से बिहार पुलिस जाती है और जिस तरह से वो मिस्टीरियस ढंग से बिहेव करती है मुंबई पुलिस, तो पूरे देश के मन में एक शक तो हो ही जाता है कहीं कुछ, सबको जनरल परसेप्शन है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है। ये भाव तो, ये परसेप्शन तो जनरल हो गया। अब कोई नहीं जानता कि क्या छुपाया जा रहा है, क्या बचा रहा है, लेकिन लोगों के देश में ये मैसेज चला गया कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ बचाया जा रहा है, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब बातें आ रही हैं। देखिए, मुझे पूरा उम्मीद है धीरे धीरे करके लोग एक्सपोज होंगे और सत्य उद्घाटित होगा और बहुत लोगों तक ये आंच जाएगी। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं गुप्तेश्वर जी। आज सतीश माने शिंदे जो कि वकील हैं रिया चक्रवर्ती की तरफ से, उनका एक बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो उस बयान में, गिरफ्तारी के बाद के बयान में, वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग एडिक्ट बुलाते हैं। ये कहते हैं कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, और उसमें वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि गलत तरीके से इलीगली दवाई उसको दी गई, जिसके बाद उसकी खुदकुशी से मौत हो गई। ये जो एक स्ट्रैटेजी बदली है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये जो तीखे तेवर हुए? देखिए, हम ये बताएंगे, आप छोड़िए पुलिस ऑफिसर,
आप स्वयं ही बताइए, आप एक बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पत्रकार हैं, अपनी सामान्य बुद्धि से कोई आदमी समझ सकता है कि ये प्रोफेशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये अनइथिकल स्टेटमेंट है, अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट है। वो किस हैसियत से बात को बोल रहे हैं? वो सुशांत के डॉक्टर हैं या सुशांत केस का इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, या वो सुशांत के बहुत मित्र हैं, बचपन से उसको जानते थे, उसके सारे पैटर्न सारा इन्वेस्टिगेशन करके बैठे हुए हैं। वो तो ये भी बोलते हैं कि 3 एजेंसी मिलकर के एक सीधी सादी लड़की को परेशान कर रहे हैं, या प्रेम की, प्यार की सजा पा रही हैं। इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो सिंपैथी गेन करने के लिए जो दिए जा रहे हैं या लोगों को डाइवर्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो वो विद्वान आदमी है, वकील तो हर वकील विद्वान ही होता है, और रिया के वकील हैं तो बहुत विद्वान होंगे। मैं उनको आदर के साथ प्रणाम करता हूं, लेकिन अनुरोध करता हूं कि इतना बड़ा विद्वान को, विधिवेता को इतना अनप्रोफेशनल, अनइथिकल स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए। ये लीगल बैटल है, इसको लीगल तरीके से लड़ना चाहिए कोर्ट में। कि वो ड्रग एडिक्ट था और एक परेशान किया जा रहा है एक लड़की को और प्यार की सजा दी जा रही है, इस तरह के स्टेटमेंट अगर कोई देता है तो ये प्रोफेशनल स्टेटमेंट नहीं है। अब रिया जी के लिए देश में इस तरह के स्टेटमेंट से सहानुभूति की लहर नहीं चलने वाली है। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, फिर रिपीट करता हूं, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट देकर के कोई चाहे कि रिया के समर्थन में सहानुभूति की लहर देश में आ जाएगी, मैं समझता हूं कि नहीं आएगी। संकेत गुप्तेश्वर पांडे जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। तो 169 दिनों बाद 7 सितंबर को दिल्ली में मेट्रो सेवा शुरू हुई, दिल्ली और अलग अलग जगहों पर भारत में। लेकिन तब सिर्फ येलो लाइन शुरू हुई थी, आज ब्लू और पिंक लाइन भी शुरू हो गई है। 12 सितंबर तक सारी मेट्रो सेवा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि मेट्रो चलने के समय पहले की तरह सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे ही होगा। 2 नई लाइन शुरू होने से एक तो आम लोगों को राहत मिलेगी ही, साथ ही लोगों को इंटरचेंज करने की सुविधा भी मौजूद होगी। नई लाइन की शुरुआत के साथ मेट्रो की ट्रैफिक जो अभी 15 से 18 हजार के बीच थी, इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। शरद शर्मा ने इस पर एक रिपोर्ट भेजी है, आइए वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज से एक और बड़ी राहत मिल गई है। मेट्रो की 2 अहम लाइन ब्लू और पिंक लाइन शुरू हो गई हैं। तो मैं ब्लू लाइन में हूं। ब्लू लाइन जो कि मेट्रो की सबसे बिजी, सबसे व्यस्त, सबसे हैवी ट्रैफिक की लाइन मानी जाती है, जो एक तरफ वैशाली से शुरू होकर द्वारका तो दूसरी तरफ नोएडा से द्वारका जाती है। लेकिन आज से उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी ट्रैफिक बढ़ेगा। सर, अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं? पीके खन्ना, तिलक नगर। तिलक नगर। आप वहाँ काम करते हैं, रहते हैं? नहीं, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ ऑफिशियली। अच्छा, तो अब इतने दिनों बाद आप अभी तक तो मेट्रो में नहीं बैठे कोरोना काल में? अभी आफ्टर 6 मंथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस है? अभी मन में कुछ डर है? मन में अभी कोई डर नहीं है। जो इंतजाम किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। बस मेरी इतनी विनती है जनता से, हाँ। वो कोऑपरेट करे मेट्रो को और आपस में, तो ये बिल्कुल क्लियर रहेगा। मैम, आप कहीं जॉब पे जा रही हैं अपने? हाँ जी, नोएडा 16 सेक्टर में जॉब करती हूँ मैं। अच्छा, तो अभी तक आप कैसे वहाँ तक जा रही थी? अभी तक नहीं, फर्स्ट डे है मेरा। अच्छा, मतलब तब तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था? वर्क फ्रॉम होम चल रहा था हमारा, 6 मंथ हो गए। आज फर्स्ट डे है मेरा ऑफिस में। अच्छा, हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी शुरुआत में बैठने पर? यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेट्रो स्टेशन में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, सैनिटाइज हो रहा है बैग प्रॉपरली। बाकी अच्छा लग रहा है। बाकी जनता से ये अपील है कि थोड़ा डिस्टेंस बना करके चले। तो मतलब सेफ, आपको सेफ लग रहा है मेट्रो में चलना? हाँ जी, बिल्कुल सेफ लग रहा है। ये बहुत से लोग की जिंदगी ही इससे शुरू हो रही है, जैसे ये बता रही हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आप बताइए, जॉब पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? सर, मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं केंद्रीय सचिवालय पर जा रहा हूँ। अच्छा, सेंटर तो आप किसी सरकारी महकमे में? साउथ ब्लॉक में हूँ सर। अच्छा, तो अभी तक आप कैसे ट्रैवल करते थे? सर, अभी तो बसों से जा रहा था, लाइनों में लग के जा रहा था। अच्छा, बहुत कितना समय आपको लग जाता था अपने पहुंचने में? सर, दिल्ली के अंदर ही कम से कम 3 घंटे 4 घंटे पहुंचने में लगता था सर। एक तरफ का? एक तरफ से सर। तो अब कितनी देर में पहुंच जाएंगे? सर, अभी तो 1 घंटे से भी कम समय में उम्मीद है। हाँ, सेफ लग रहा है आपको मेट्रो में? सर, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेट्रो चल गई। तो ये मान के चलिए कि गाजियाबाद और ईस्ट दिल्ली जो हैं वो अब सेंट्रल दिल्ली और वेस्ट दिल्ली से जुड़ गए हैं। और अब क्योंकि
मेट्रो की 2 लाइन और आज से खुल जा रही हैं। पहले ये था कि केवल येलो लाइन खुली थी, तो केवल एक ही लाइन पे आप जो हैं ट्रैवल कर पा रहे थे, कोई इंटरचेंज नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आप जो हैं वो इंटरचेंज भी कर सकते हैं। 2 लाइन आज से शुरू हो गई हैं। बाकी लाइन जो हैं कुछ एक लाइन कल से शुरू हो जाएंगी और 12 सितंबर से दिल्ली के अंदर सारी मेट्रो लाइन खुल जाएंगी। और अभी जो सुबह शाम 4-4 घंटे का टाइम है मेट्रो के चलने का, वो जो है ख़त्म हो जाएगा और मेट्रो 12 सितंबर से सभी लाइनों पर सुबह के 6 बजे से रात के 11 बजे तक चलेगी। दिल्ली मेट्रो से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। तमाम चर्चाओं के बीच प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये थेरेपी मरीज की मौत को रोकने में कारगर तो नहीं है, लेकिन अगर किसी मरीज की स्थिति गंभीर हो रही है तो उसे और ज्यादा बिगड़ने से रोकने में भी उससे मदद नहीं मिलती है। इस स्टडी में क्या कहा गया है आपको बताते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ये स्टडी है। प्लाज्मा थेरेपी मौत रोकने में कारगर नहीं है, गंभीर हालत में तबीयत बिगड़ने से भी ये नहीं रोकती। 14 राज्यों के 39 अस्पताल में 464 लोगों पर यह ट्रायल किया गया। मरीजों को 2 ग्रुप में बांटा गया था, जिस पर आधारित है ये पूरी स्टडी। इंटरवेंशन ग्रुप में 235 लोगों को ये थेरेपी प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कंट्रोल ग्रुप में 229 लोगों को प्लाज्मा के बदले स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो मिलता है वो दिया गया। दोनों ग्रुप के मरीज को 28 दिन तक मॉनिटर किया गया। प्लाज्मा थेरेपी वाले 13.6% यानी 34 मरीजों की मौत हुई। प्लाज्मा थेरेपी नहीं देने वाले 14.6% यानी 31 मरीजों की मौत हुई। दोनों ग्रुप के जो 17 मरीज थे उनकी हालत गंभीर हुई। प्लाज्मा थेरेपी वाले मरीजों को सांस लेने की दिक्कत कुछ कम हुई। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी वालों को थकान भी कम हुई। प्लाज्मा थेरेपी का बुखार और खांसी पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। शरद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आईसीएमआर की जो स्टडी है क्या कुछ कहती है? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को, दिल्ली की ही अगर बात करें, प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, प्लाज्मा बैंक खोले गए थे। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गंभीर स्थिति में थे, वो भी इससे उनकी हालत में सुधार हुआ था, वो ठीक हुए थे। किस तरह से अब पूरी स्टडी को आईसीएमआर की देखा जाए? देखिए, क्योंकि आईसीएमआर एक रेगुलेटरी बॉडी है भारत में, तो अगर ये इसने स्टडी करी है और ये कह रही है कि ये कारगर नहीं है, तो फिर हमें यही मानना चाहिए कि अब बहुत ज़्यादा नीति निर्माताओं के पास प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर करने के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब एक स्टडी कराई गई, अभी तक यही कहा जा रहा था कि स्टडी करा रहे हैं और तब तक कंपैशनेट ग्राउंड पर, यानी कि किसी मरीज़ की अगर हालत ख़राब हो रही है तो आप ये दे सकते हैं। लेकिन जब स्टडी कराई गई तो ये पाया गया कि जिसको प्लाज्मा दिया गया, जिसको नहीं दिया गया, दोनों की हालत एक सी रही और दोनों ही केस में जो है मौत बराबर हुई है। हालत बिगड़ रही है तो प्लाज्मा देने के बाद भी बिगड़ रही है और बिना दिए भी बिगड़ रही है। तो अब जो है उन राज्य सरकारों को सोचना होगा जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को एक बड़े स्केल पर लॉन्च किया। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को बड़े स्केल पर लॉन्च किया। दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी खोला गया और मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी दी भी गई। आपने बताया भी, सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी दी गई और वो खुद भी मानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी से उनकी जान बची। तो पहली बात तो अभी दिल्ली सरकार इस पर क्या कह रही है और दूसरी जो सरकारें हैं उनको भी सोचना होगा। लेकिन साथ ही साथ अब आईसीएमआर जो है वो जो दुनिया भर में ट्रायल चल रहे हैं, खासतौर से जो देश हैं अमेरिका, ब्राज़ील, स्पेन, ये भी प्लाज्मा का ट्रायल कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट वहाँ भी चल रहा है। तो उनको भी अभी देखना होगा कि उनका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। लेकिन देश के लिए अगर आईसीएमआर कह रहा है कि ये कारगर नहीं है, तो फिलहाल ये मानना होगा कि अभी यही लकीर जो है यही फाइनल मानी जाएगी कि प्लाज्मा थेरेपी कारगर नहीं है, इससे फायदा नहीं हो रहा है। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए आपका। और अब आपको बता दें कि टॉप 5 खबरें वो कौन सी है जिस पर एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर आपको पोल करना और बताना है किन खबरों को पूरा दिन आप चैनल पर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी। रिया चक्रवर्ती को 14 दिन जेल भेज दिया गया है और एनसीबी लॉकअप में कल रात उनकी कटी है। दूसरी खबर, शिवसेना की धमकी के बीच कंगना रनौत मुंबई के लिए रवाना हो चुकी हैं। तीसरी खबर, चीन की पोल खुली, खतरनाक मंसूबों का सबूत मिला है। एनडीटीवी को ऐसी तस्वीरें सामने में आई हैं। और चौथी खबर आपको बता दें, 21 सितंबर से सशर्त खुलेंगे 9वीं से 12वीं के स्कूल।
आखिरी खबर है, एस्ट्राजेनेका और वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल रुका क्योंकि वॉलेंटियर वो बीमार पड़ गए थे, जिसके कारण इसको रोकना पड़ा। ये तमाम खबरें हमने आपको गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में दिखाई थी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।